दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 1 सफलता की आकांक्षा कंटिन्यू करती हूँ। जब भी कभी यह सवाल पूछा जाता है, दुनिया किसकी तलाश में है, दुनिया सबसे ज़्यादा क्या सुरक्षित करना चाहती है, इसका जवाब यह होगा कि पूरी दुनिया प्रसन्नता की तलाश में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिवादियों की पृष्ठभूमि कितनी विविध या अस्पष्ट हो सकती है, वे सभी इस एक बिंदु की ओर बढ़ते और जीवन में सब कुछ एक भावना के लिए संगठित होता है। खुश रहने के लिए लोगों को यह निर्धारित करना चाहिए कि सफलता किन शर्तों पर परिभाषित की गई है। जब हमें किसी व्यक्ति से यह पता चलता है कि वह व्यक्ति जिसे सफलता कहता है, हमने उस चीज़ में महारत हासिल कर ली है जिससे उस व्यक्ति खुशी मिलती है। हम 100 अलग अलग लोगों से पूछें कि उनका सफलता से क्या मतलब है, तो हमें 100 अलग अलग उत्तर मिलेंगे। वेबस्टर ने सफलता को ऐसे परिभाषित किया है, अनुकूल परिणाम में ही सफलता निहित है। और यही वह परिभाषा है जिसे आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। सफलता जब सही व्याख्या की जाती है का मतलब है कि वह करने की शक्ति हो जो हम करना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या करना चाहता है या वह व्यक्ति क्या काम का अंजाम दे सकता है, यह हमारी सफलता नहीं होगी। कोई भी वास्तव में सफलता को सुरक्षित नहीं कर सकता है सिवा अपनी समझ के। ऐसे लोग भी हैं जो पैसे और इसे प्राप्त करने की शक्ति के बारे में सोचते हैं मानो यही सच्ची सफलता है। उनके पास कुछ और हो सकता है जो दुनिया दे सकती है और फिर भी वे असफल और हतोत्साहित सा महसूस करते हैं। किसी को प्यार की चाह हो सकती है और किसी पुरुष या महिला को सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा प्राप्त कर सकता है और किसी को खोए हुए प्यार की चाह हो सकती है जिसे कोई भी व्यक्ति सच में चाहता है, लेकिन वह गरीब, अप्रसन्न और असफल होगा। सफलता विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत अधिकार है और यह कोई सार्वभौमिक व्याख्या नहीं है। यह माना जाता है कि सफलता का अर्थ वास्तव में वह है जो हम चाहते हैं और विफलता ऐसा करने की शक्ति की कमी है। और अगला सवाल जो स्वयं को प्रस्तुत करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में है कि उसे प्राप्त करें जो हम चाहते हैं और कब तक हम इसकी इच्छा रखते हैं। हम सब अपनी इच्छा के अनुसार सफल क्यों नहीं होते, यह महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका महत्वपूर्ण उत्तर भी है कि हम अपने स्वयं के एहसास कानून के कारण सफल या असफल हैं। सफलता को हर जीवन में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मानव अस्तित्व की कोई अन्य विशेषता हो सकती है। यह एक स्वीकृत तत्व है कि हमारे पास जो भी है और अपने आप में व्यक्त करने हेतु हम जितनी भी कम से कम पहचानने और सोचने की शक्ति प्राप्त करते हैं, हमें सफलता मिलती है क्योंकि हम इसे मजबूत करते हैं। यह आसपास इंतजार नहीं करती है और फिर हमारे अपने हिस्से में एक साथ प्रयास के बिना चली जाती है। हम इसे प्राप्त करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम प्राप्त कर सकते हैं और हम अंत तक योजना बनाते हैं। प्रतियोगिता का भौतिक संसार वह है जहाँ कुछ लोग उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जिसे वे सफलता और प्रसन्नता कहते हैं, और इस विमान में कई लोग बुरी तरह से भाग्य के अधीन लगते हैं। वे हमेशा काम कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे होते हैं। वे हमेशा काम से बाहर ही होते हैं। यदि वे व्यवसाय करते हैं तो वे इसमें विफल होते हैं
यदि वे किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो वे बीमार हो जाते हैं और इसे खो देते हैं। वे हमेशा ही कमज़ोर होते हैं, वे अभाव में रहते हैं और उनके शरीर की हर कोशिका में अभाव की कमी होती है। पूरी दुनिया ऐसे व्यक्तियों से भरी है जो हमेशा अपनी बदकिस्मती की शिकायत करते हैं। वे कभी सफल नहीं होते। यह दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की दुनिया भर में अभिव्यक्ति है। उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए होता जो वे चाहते हैं और वे हमेशा खुशियों के लिए अजनबी बनकर रहते हैं। ऐसा उनके साथ कभी घटित नहीं हुआ है कि पूरी स्थिति उनकी अपनी त्रुटियों के कारण है। वे नहीं जानते कि अगर वे पूरी दुनिया को निडर होकर देखेंगे और पूछेंगे कि वे क्या चाहते हैं और कोई समझौता नहीं करते हैं तो वे इसे प्राप्त करेंगे। जो लोग उपस्थिति और विचार के साथ आधे अधूरे तरीके से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाग्य उनके खिलाफ है। उन्हें हमेशा लगेगा कि भाग्य उनके खिलाफ है। वे इसे अपनी स्थिति के अनुसार तय करते हैं। कोई भी जानबूझकर किसी ऐसे को नियुक्त नहीं करेगा जो एक कभी था कामचोर या अच्छा नहीं है। सफल व्यावसायिक अधिकारी ऐसे कर्मचारी चाहते हैं जो भाग्यशाली हों और जिनके उत्साह, साहस, महत्वाकांक्षा और अपनी उपलब्धियों से विश्वास उन्हें रोजगार देने वालों के लिए जंतर बना दे। दुनिया में हर तरह का काम जीवित लोगों के लिए कोलाहल भरा होता है, लेकिन मृत लोगों के लिए कोई सकारात्मक व्यावसायिक मूल्य नहीं है जिनकी बाजार में भरमार होती है। ऐसे लोगों के बीच बहुत अंतर होता है जो नौकरी का शिकार कर रहे हैं और जो लोग काम की तलाश में हैं। बहुत सारे लोग नौकरी पसंद करते हैं अगर उन्हें लगता है कि इसका मतलब उनके लिए काम करना नहीं था। वे एक अच्छी, शांत, आसान जगह की तलाश में हैं जहां वे अपनी ओर से बिना अधिक परिश्रम के अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं वे इसके बिना लंबे समय तक नहीं रह पाते। अगर उन्हें पता हो कि इसके बारे कैसे जानना है कि वे किसी भी चीज़ को सुरक्षित कर सकते हैं जो वे चाहते हैं और इसे कब तक रख सकते हैं जब तक कि वे इससे थक ना जाएं या इसे बाहर ना फेंक दें और फिर वे एक और स्थिति आसानी से पा सकते हैं। वे हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है और कैसे उसे बरकरार रखना है, कि इसके बाद वे क्या करेंगे, और वे जानते हैं कि कोई इसे उनसे नहीं बल्कि खुद से ले सकता है। लेकिन जो लोग केवल नौकरी का शिकार कर रहे हैं वे नौकरी पाने के बाद अक्सर काम से बाहर ही रहते हैं जब तक कि कोई लगातार उनकी मदद नहीं कर रहा हो। यह चीज़ जो सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर पैदा करती है वह वर्तमान स्थिति की पहचान का अंतर और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन स्थितियों से उनका अपना संबंध है। हमारे भीतर एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके खिलाफ सब कुछ शक्तिहीन है। अगर हम इसे जानते हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं, यह केंद्र हमारे अस्तित्व का बिजली घर है और यहाँ हम शक्ति को आकर्षित एवं जमा करते हैं। यह हमारे विचारों और हमारी इच्छा पर शासित है। हम ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिस पर हम अपने विचारों को निर्धारित करते हैं। हम इसे अपने लिए स्थानांतरित करने की स्थिति में हो सकते हैं। विचार एक तरह से चीज़ें हैं और जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वह हम बन सकते हैं। हम अपनी खुद की सोच के सरल सही नियंत्रण द्वारा अपने स्वयं के भौतिक ब्रह्मांड को ठीक कर सकते हैं। हम अपने लिए या दूसरों के लिए एक सफल समाप्ति या निरंतरता में कुछ भी सक्रिय करने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक हमारे भीतर तीव्र धड़कते जीवन की मशाल जल रही है। हमारी अपनी शक्ति की चेतना, अभिव्यक्त आत्मा ऊर्जा
की मोमबत्ती को जलाती है और हमें आवेदन की सकारात्मक रचनात्मक रेखाओं के साथ विकसित करती है। जब हम अपनी शक्ति और ऊर्जा के नियंत्रण का यह पाठ अच्छी तरह से जान लें, तभी हम सभी बाहरी चीज़ों में पारंगत हो पाते हैं। हमारे पास ब्रह्मांड की सभी नकारात्मक शक्तियों से भी बड़ी शक्ति है। हम चेतन शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है और यह आज्ञा देना हमारे लिए है और उन्हें पालन करना चाहिए। सबसे निचले दौर के लोगों के पास अपने भीतर विचार शक्ति का उत्थापन होता है, जो उन्हें अपनी बढ़ती समझ के माध्यम से ऊपर उठने की अनुमति देता है। एकाग्रता में उनके पास एक खुला दरवाज़ा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। एकाग्रता उन लोगों के लिए एकाकी नहीं है जो चेतना की विशेष अवस्था में हैं। यह मजदूर के साथ साथ रहस्यवादी का भी स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सोचा जाता है कि बल केंद्रीकृत होता है जो आकृतियों का निर्माण करता है। एकाग्रता न केवल खुद कोई चीज़ निर्मित है, बल्कि उस तरह से जिस तरह से उस चीज़ को पूरा किया जा सकता है। स्वर्ग या पृथ्वी, ईश्वर या मानव में कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मा मन और आत्मा स्वरूप में है। एकाग्रता के माध्यम से हम स्वयं को सच्चे जीवन से जोड़ते हैं और असंभव दिखाई देने वाली स्थितियों से हम अपनी शक्तिशाली सोच के लाभों के बारे में जान सकते हैं। अपने सांसारिक प्रदेश से स्वामी शासक बन जाते हैं। यह हमारा अपना दोष है अगर हमारा जीवन मर्यादाओं तक सीमित है और हमारी उम्मीदें बहुत सीमित हैं। यह हमारा अपना दोष है अगर हमारा काम अत्यधिक परिश्रम की दिनचर्या में बदल जाता है, जिसमें हम हमेशा वही करते हैं जो अपनी सफलता के लिए दूसरे हमसे कराना चाहते हैं, जिसमें हमारी बहुत छोटी भूमिका हो सकती है। यह हमारा अपना दोष है अगर हम स्वतंत्रता के अपने अमर जन्मसिद्ध को नहीं पहचानते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलते हैं जहां हम केवल सफलता और व्यक्तिगत प्राप्ति के मृत्युनाद को ही सुनते हैं। यह सभी को समान रूप से महान होने के लिए नहीं दिया जाता, या इस विमान में कोई अधिक वृद्धि की अभिव्यक्ति नहीं होगी, लेकिन यह हम सभी को अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति संभावनाओं की सच्चाई जानने और उन्हें पूरी तरह से विकसित करने तथा उच्च आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं के लिए और उन्हें ऊर्जा के उच्चतम रूप में काम करने के लिए दिया जाता है। एकाग्रता की आवश्यकता। चेतना शक्ति की ओर पहला कदम एकाग्रता है। एकाग्रता के बिना जीवन शांति के मार्ग से गुजरने की उम्मीद नहीं कर सकता है। जब हम राष्ट्रों, जातियों, देशों और व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक या मानसिक विकास के बीच अंतर जानना चाहते हैं, तो हम इसे आसानी से निर्धारित कर सकते हैं यदि हम उनकी एकाग्रता की शक्ति में अंतर को देखें। ग्रीस ने कला और सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित किया जब तक कि वह कलात्मक आश्चर्य की दुनिया नहीं बन गया। स्वतंत्रता के लिए केंद्रित राष्ट्र का हिस्सा और तीर्थ यात्राओं के पैर न्यू इंग्लैंड के तटों को छूते हैं। लोगों ने स्वतंत्रता के लिए ध्यान केंद्रित किया तो लाखों गुलामों की बेड़ियां उनके सामने गिर गईं। एकाग्रता संपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण सार है और इसके बिना कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है, कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। एकाग्रता की शक्ति पर किसी भी एक चीज़ से अधिक जीवन की स्थितियों को आकर्षित करने, नियंत्रित करने और महारत हासिल करने के हमारे कानून पर निर्भर करता है। हर कोई एकाग्रता की सीधी रेखा में इस दुनिया में पैदा होता है। कोई अमेरिका, कोई अंग्रेज, कोई आयरिश, कोई यहूदी या कोई चीनी संयोग से पैदा नहीं हुआ। सब कुछ प्राकृतिक संबंधों के नियमों द्वारा घटित होता है। हम में से प्रत्येक वही है जो कुछ हमने स्वयं को बनाया।
एकाग्रता के माध्यम से अपनी लौकिक यात्रा के दौरान हमने अपनी सोच के बल पर खुद को बनाया और यह वैचारिक ऊर्जा वस्तुनिष्ठ स्थितियों में व्यक्त की जाती है जिसमें हम खुद को पाते हैं। जब भी हम जीवन में किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वह सफल हो या असफल हो, करोड़पति दुनिया के वंडरविल्ट्स हो या रॉकफेलर्स, आम गलियों में रहने वाले हों या कूड़ा बीनने वाले, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सभी अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। दोनों ही तरह के लोगों ने विरासती रूप से यह हासिल किया है। हमारे एक तरफ करोड़पतियों की लंबी लाइन है और दूसरी ओर गरीबों की एक लंबी लाइन। हमारे पास कई जीवन हैं जो सफलता, शक्ति और व्यक्तिगत कार्यवाही की स्वतंत्रता के लिए स्थिर हैं। इसके अलावा सफलताओं और दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्तियों की अभावों से भरी दुनिया है। वह कौन सी चीज़ है जो भिन्न भाव भित्तियों को लाई है और विभाजन कहाँ से शुरू हुआ? बहुत समय पहले जब इन व्यक्तियों के विचार या मन का संचालन शुरू हुआ था तो कानून कुछ निश्चित और अपरिवर्तनीय रूप में था, जैसे कि स्वयं जीवन। हम सब सिर्फ वह चीज़ हैं जो हमारी अपनी एकाग्रता ने हमें बनाया है और यह हमारे अपने आप पर निर्भर करता है कि क्या हम आगे बढ़ेंगे साल दर साल उन रास्तों में जो केवल गहरे और गहरे अभावों की ओर ले जाते हैं, या हम चारों तरफ से सामना करेंगे या फिर शक्तिशाली वैचारिक एकाग्रता की नई लाइनें शुरू करें जो हमें बंधन से असीम स्वतंत्रता में ले जाएगी। एक दिन बोस्टन की एक सड़क पर मैंने एक बूढ़ी औरत को कागज़ बेचते देखा। उसके बाल भूरे थे, उसकी त्वचा भूरी और झुर्रीदार थी, उसके कपड़े मैले कुचैले और फटे हुए थे जो केवल आधे घंटे की ठंड ही झेल सकते थे। वह गरीबी से त्रस्त थी और उसकी पतली और शांत आवाज़ कांपने लगी क्योंकि जैसे ही उसने अपने आसपास समाचार पत्र बेचने वाले नए युवक की भीड़ को देखा तो उसने मुकाबला करने के प्रयास में उनसे भी अपने कागज़ को बेचने के लिए ज़ोर से बोलना शुरू किया। कई लोगों ने सहानुभूति और उसकी वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए उसके कागजात खरीदे। मुझे उसके भूरे बालों और उसके जीवन को कब्र के इतने पास देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि जीवन उसके पास केवल उससे भेंट करने के लिए होना चाहिए। मैंने इसके लिए एक कारण की मांग की और उसे अपना इतिहास बताने के लिए कहा। वह एक मंत्री की बेटी थी। उनकी माँ इतिहास की लौकिक नम्र महिला थी। उसके पिता की पत्नी बनने के लिए पूरी तरह से फिट थी। उसके दादा ददिहाल और ननिहाल दोनों ओर के मंत्री थे। उसने मुझे एकाग्रता की लंबी रेखा का एक ग्राफिक्स स्केच दिया जिसमें वह पैदा हुई थी और जिसमें उसने अपना जीवन जारी रखा था। आत्मदीनता के लिए एकाग्रता की एक लंबी रेखा थी। अनुग्रह के लिए अपने डूबने के लिए जगह या बिजली की मांग में कमी, आत्मधार्मिकता की कमी पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना पीढ़ियों के माध्यम से बोया गया, उसके द्वारा अपने जीवन में बोया गया और उसे अपनी उपज को आगे लाना पड़ा। या उसने उस भूरे बालों वाली खूबसूरत सी फटीचर बुढ़िया के रूप में किया जिसने अपने बुढ़ापे के अंतिम दिनों में अल्पपोषित, गरीब और एकाकी के रूप में एक धनी शहर की शांत गलियों में अपनी फसल इकट्ठी की। वह अभी भी विरासत में मिली एकाग्रता के लिए सही थी। जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा, स्वास्थ्य, पैसा और खुशी मेरे लिए नहीं। मेरे परिवार ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी और बीमारी के पार पैदा की है और इसे बड़प्पन से जन्मा है और किसी दिन पिता हमें हमारा इनाम देंगे। यह देखना कठिन नहीं है कि उसका मन कहाँ गया था और जहाँ उसके परिवार को पीढ़ियों से तैयार किया गया था। ना ही इस तरह के कारण से अपरिहार्य परिणाम को देखना मुश्किल है क्योंकि केंद्रित विचार शक्ति का एक लंबा मार्ग है
वे अपने लिए बनाए गए कानून के असर से बच नहीं सकते थे और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने क्रूस को चूमते रहेंगे, क्योंकि उनका हर विचार उनकी खुद के अधिकार में देरी कर रहा है। उसने कहा, किसी दिन पिता हमें हमारा इनाम देंगे, यह जानते हुए भी कि दिन सिर्फ उस साधारण कानून के द्वारा उसके परे अनंत काल तक नहीं था और अंत में परोपकार उसे खिलाएगा, उसे कपड़े पहनाएगा और उसे दफनाएगा। ये सभी कानून की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिन्हें उसने अपने लिए गतिमान रूप में स्थिर किया है। धन्यवाद।